हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट 4 हम स्किप करें क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 विच इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो इस यूनिट में हम बेसिकली किस बारे में बात करने वाले हैं? इस यूनिट में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन और सोशल मूवमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, इनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो किस तरीके से ये लोगों की लाइफ में आया और किस तरीके से लोगों की लाइफ को इसने इम्पैक्ट पहुँचाया और किस तरीके का इफेक्ट लोगों की लाइफ में पहुँच रहा है। सोशल इफेक्ट कह सकते हो आप, पॉलिटिकली या इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह से कह सकते हो। तो ये ग्लोबली हर जगह फैलता जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन ने कुछ देशों को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा एम्पावर बना दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। ओके, सो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग में, इसके जो हम सिंपल वर्ड्स में से समझ सकते हैं, जब इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात होती है तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो ये किस चीज़ को रिप्लेस करता है, स्टेट लेड सेंट्रलाइज्ड और प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या आता है, मार्केट लेड लिबरलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की। इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, सो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे तरीके अपनाए डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ पर विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे स्टेट के अंडर जो भी चीज़ें रहती हैं, प्रोडक्शन की चीज़ें रहती हैं, उन पर सबसे ज़्यादा वो ट्रस्ट करते थे उस वक्त। ठीक है, तो अगर हम बात करें 90वीं सेंचुरी की, उसमें क्या देखा गया कि इन देशों ने प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन का रास्ता अपना लिया। भारत भी इन देशों में एक था, लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी अपनाए जाने के लिए भारत के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। देखो, जो भारत ने जो ये डिसीजन अपनाया, इस पे भारत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जब इसे जाना गया, तो भारत के सामने अब का एक चैलेंज था, क्योंकि भारत के पास जो फॉरेन करेंसी थी वो इतनी ज़्यादा अब नहीं थी। राइट, सो देश के पास अब एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, लोन मांगा। किससे? वर्ल्ड बैंक से और IMF से। इसके बाद इंडिया को लोन देने के लिए एक पैकेज के लिए अग्री करना था, जिस पैकेज का क्या नाम था, एक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो इसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक और IMF से इंडिया को लोन मिल जाता है और इससे क्या होता है, इंडिया को एक बूस्टअप मिलता है, जिससे किस तरीके की प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर और अमेरिका में रोनाल्ड रीगन, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की थी उसे स्टेट को पीछे धकेलना, यानी कि रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कहा जाने लगा। ओके, अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। देखो, इंडिया में जब हम इंडिया की बात करते हैं, उसमें जब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट्स की, सो इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद भी जो सोशल मूवमेंट्स है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन आया वो सोशल मूवमेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा न्यू चैलेंजेस जो है सामने आने लगे। सो ग्लोबलाइजेशन के समय क्या होता है, दुनिया भर के जो सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट, डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक दोनों ही स्टेट के खिलाफ आंदोलन छेड़कर लोगों की जितनी भी दशाएं हैं, बुरी दशा थी, वो सुधारने में लगे रहे। ठीक है, कई लोगों ने इसका पॉजिटिवली फ़ायदा उठाया, कई लोगों ने इसका नेगेटिवली फ़ायदा उठाया। सो बेसिकली जब हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को बेसिकली किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, बहुत ही कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है। बेसिकली कौन कौन से इंस्टीट्यूशन की यहाँ बात हो रही है, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गई, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की अगर हम बात करें, तो इनकी जो पॉलिसीज़ होती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज़ होती है, इसे कौन डिटरमाइन करता है, यानी कौन निर्धारित करता है? बहुत ही रिचेस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ डिटरमाइन करती है, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं किसके, ग्रुप ऑफ 7 के। ठीक है, सो ये कंट्रीज जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज़ होती है इनको डिटरमाइन करती है। राइट, सो ये बेसिकली जो कंट्रीज़ होती है ये 60% वर्ल्ड इकोनॉमी का जो आउटपुट होता है इन्हें कंट्रोल करता है और 75% जो है वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करता है, यानी व्यापार को कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं, तो बेसिकली हर चीज़ की जो कमान होती है वो किसके हाथों में है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के हाथों में है ज़्यादातर। ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, बेसिकली इन दोनों को हमें समझना है। सबसे पहले हम फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं।
देखो जब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इंडियन एग्रीकल्चर पर बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस पड़े थे ग्लोबलाइजेशन के। किस तरीके से, जैसे कि इंडिया ने साइन किया था क्या, एक जनरल एग्रीमेंट साइन किया था किस पर, तारीफ्स एंड ट्रेड यानी गैट, कहाँ पर, मैरिकस में 1994 में, और वो मेंबर बन चुका था, पार्ट बन चुका था किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का। एज पार्ट ऑफ द गैट एग्रीमेंट डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर अंडर ऑब्लिगेशन टू इंट्रोड्यूस रिडक्शन इन सब्सिडी। ये पार्ट आपको याद रखना है। तो गैट का हिस्सा होते हुए इस एग्रीमेंट से जुड़कर उन्हें क्या करना था, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर, यानी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, इन सभी को एक ऑब्लिगेशन में बांध दिया गया। उन्हें क्या इंट्रोड्यूस कराया, किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया गया, उनकी सब्सिडीज़ में रिडक्शन यहाँ पे की गई, किसके थ्रू, डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू। ठीक है, बट अब इसके बाद जो कटिंग डाउन ऑन सब्सिडी डज नॉट सीम टू बी प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ द फार्मर्स लॉबी। इंडिया टुगेदर विद अदर कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड हैज़ अक्यूज, इंडिया और बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी उन्होंने अक्यूज़ किया किसको, WTO को, क्योंकि वो इस तरीके का जो बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गलत तरीके का बिहेव कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उनकी सब्सिडीज़ में रिडक्शन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट फार्मर्स पर पड़ रहा था ग्लोबलाइजेशन का। चलिए अब बात करते हैं वर्किंग क्लास की। देखो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किनके पास आते हैं, वर्किंग क्लास मूवमेंट पर। ठीक है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि आप आज की डेट में भी देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में पब्लिक सेक्टर जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, वर्किंग क्लास पर, जो एक दिन में मेहनत करते हैं। लेबर क्लास जो होते हैं वो कमाते हैं एक दिन का और खाते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो वेल एजुकेटेड डेफिनेटली वो अपने जॉब फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनको इन सब से सबसे ज़्यादा उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ता है और ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो इस यूनिट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और इसी के साथ वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।